एयर टेम्परेचर अर्थात वायु का तापमान। आज की कक्षा में हम वायु के तापमान के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ऊष्मा तथा जो तापमान है उसको समझते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है और तापमान किसी वस्तु या तत्व की गर्माहट या शीतलता की गहनता का परिचायक है। अर्थात ऊष्मा किसी तत्व या वस्तु में निहित ऊर्जा की मात्रा को दर्शाती है, जबकि तापमान उस वस्तु या तत्व के प्रति इकाई आयतन में ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा की माप को प्रदर्शित करता है, जिससे उस तत्व या वस्तु की तपता, हॉटनेस या शीतलता का बोध होता है। इस प्रकार ऊष्मा को जोड़ने या घटाने में, ऊष्मा में वृद्धि या ह्रास करने पर किसी तत्व या वस्तु का तापमान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। किसी एक तत्व या वस्तु से दूसरे तत्व या वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण परिचालन, संवहन एवं विकिरण की प्रक्रियाओं द्वारा होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ हीट। अधिकतम तापमान वाली वस्तु से न्यूनतम तापमान वाली वस्तु में ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण परिचालन, संवहन तथा विकिरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। विकिरण, विकिरण से तात्पर्य है बिना किसी माध्यम के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा के गमन को विकिरण कहते हैं। सूर्य की जो बाह्य सतह है यानी फोटोस्फीयर, वहाँ से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय लघु विकिरण तरंगों के माध्यम से बाहर की ओर गमन या उत्सर्जन होता है और धरातलीय सतह सौरिक विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके गर्म होती है तथा वह दीर्घ तरंग के रूप में विकिरण करती है। वायुमंडल दीर्घ तरंग पार्थिव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पृथ्वी से विकिरण का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करके गर्म होता है तथा इस ऊष्मा को प्रतिलोम विकिरण या आकाशीय विकिरण के माध्यम से धरातल को वापस लौटा देता है। इस तरह सूर्य से धरातलीय सतह, धरातलीय सतह से वायुमंडल तथा पुनः वायुमंडल से धरातलीय सतह की ओर ऊष्मा का विकिरण अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। धरातलीय सतह से कुछ ऊष्मा का निचले वायुमंडल में स्थित कणिकीय पदार्थों द्वारा वायुमंडल में गमन होता है। ऊष्मा के स्थानांतरण की इस प्रक्रिया को परिचालन कहते हैं। अर्थात धरातलीय सतह से कुछ ऊष्मा का निचले वायुमंडल में स्थित कणिकीय पदार्थों द्वारा वायुमंडल में गमन परिचालन की क्रिया। संवहन, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा ऊर्जा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण तत्वों की गति द्वारा होता है। इसके बाद हम तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। अक्षांश का प्रभाव, सागर तल से ऊंचाई, सागर से दूरी, स्थल एवं जल का स्वभाव, धरातलीय ढाल, प्रचलित पवन, महासागरीय धाराएं, मेघाच्छादन, ये कारक धरातलीय एवं निचले वायुमंडल में तापमान के वितरण को नियंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम हम अक्षांश का प्रभाव। जब हम अक्षांश के प्रभाव की तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि धरातलीय सतह पर जो किसी स्थान विशेष के वायुमंडल का तापमान उस स्थान पर प्राप्त सूर्य की मात्रा, सूर्य ताप की मात्रा पर निर्भर करता है और धरातल पर प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, क्योंकि सौर्य किरणें ध्रुवों की ओर अत्यधिक तिरछी हो जाती हैं। अतः वायु का तापमान भी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। सूर्य की किरणें वर्ष भर भूमध्य रेखा पर लंबवत होती है, परंतु वहाँ पर अधिकतम तापमान नहीं हो पाता, क्योंकि परिवेशी सौरिक जो विकिरण है उसके बड़े भाग का निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बादलों द्वारा प्रत्यावर्तन तथा वाष्पीकरण द्वारा क्षय हो जाता है, जबकि अधिकतम जो तापमान है वो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जुलाई माह में अंकित किया जाता है। 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अधिकतम तापमान अंकित होने के कारण के पीछे हम देखते हैं कि अयनवर्ती क्षेत्रों में खुले आकाश के कारण जो परिवेशी सौरिक विकिरण का प्रत्यावर्तन नहीं हो पाता तथा यहाँ पर वायु के अवतलन के कारण उच्च वायुदाब की स्थिति रहती है। इसके कारण यहाँ उच्च तापमान मिलता है।
करक तथा मकर रेखाओं के पास धरातलीय सतह का अधिकतम तापमान हीटिंग होता है, अतः अयन रेखाओं के पास अधिकतम तापमान का अंकन किया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान होता है तथा अब तक का सर्वाधिक 58 डिग्री सेल्सियस तापमान लीबिया के अल अजीज में 1922 के सितंबर माह में अंकित किया गया और 57 डिग्री सेल्सियस का द्वितीय उच्च तापमान यूएसए के कैलिफोर्निया में डेथ वैली में अंकित किया गया। ये चरम तापमान अयन रेखाओं के पास रेतीले सतह के अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण संभव हो पाते हैं। और अब तक का जो न्यूनतम तापमान है वो -89 डिग्री सेल्सियस है, जो अंटार्कटिका के ओस्टोक में 1983 में अंकित किया गया था। और न्यूनतम तापमान द्वितीय जो न्यूनतम तापमान है वो रूस के वर्खोयांस्क में नापा गया। अति न्यून तापमान होने का मुख्य कारण है कि सूर्य ताप की मात्रा न्यूनतम हो जाती है, परंतु स्थायी हिमाच्छादित सतह के कारण अधिकतम प्रत्यावर्तन तथा धरातलीय सतह से विकिरण द्वारा ऊष्मा का अधिकतम क्षय होता है। सागर तल से दूसरा कारक सागर तल से ऊंचाई। धरातलीय सतह से ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी होती जाती है। तापमान में कमी वायुमंडल की ऊष्मा का प्रमुख स्रोत धरातलीय सतह है, जिससे परिचालन, संवहन एवं विकिरण की प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का वायुमंडल में स्थानांतरण होता है। इस कारण वायुमंडल का जो निचला भाग है वो धरातल के सीधे संपर्क में रहता है, इसके फलस्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त करेगा, जबकि उसके ऊपर स्थित जो वायुमंडलीय परत है वो कम ऊष्मा प्राप्त करेगी। ऊंचाई के साथ धरातलीय सतह से ऊष्मा का वायुमंडलीय परतों में गमन कम होता जाता है, अतः ऊंचाई के साथ तापमान भी कम होता जाएगा। धरातलीय सतह की वायु की परत का घनत्व अधिक होता है। धरातल के पास जो वायु की सतह है उसका घनत्व अधिक होता है तथा ऊंचाई के साथ घटता जाता है, जिस कारण तापमान ऊंचाई के साथ कम होता जाता है। वायुमंडल की जो निचली परत है उसमें जलवाष्प एवं ध्रुवीकरण की मात्रा अधिक होती है और जो ऊंचाई के साथ कम होती जाती है। इस फलस्वरूप धरातलीय दीर्घ तरंग द्वारा विकीर्ण ऊष्मा का अवशोषण ऊंचाई के साथ कम होता जाएगा और उसके परिणाम स्वरूप तापमान भी कम होता जाएगा। सागर से दूरी। सागरीय पर्यावरण के कारण तटीय भागों की जो मौसमी दशाओं में समरसता मिलती है, क्योंकि स्थलीय एवं सागरीय हवाओं का जो दैनिक चक्कर है उसके कारण तटवर्ती सागरीय भाग एवं तटवर्ती स्थलीय भागों में ऊष्मा का मिश्रण अधिक होता है और परिणाम स्वरूप तापमान में विभिन्नता कम हो जाती है। इसी कारण सागर तटीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है, परंतु सागर तट से स्थल की ओर बढ़ती दूरी के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें दैनिक तापांतर, मासिक एवं वार्षिक तापांतर बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में के मौसम में तापीय विषमता बढ़ती जाती है। सागरीय जलवायु की प्रमुख जो विशेषता है वो यह है कि यहाँ दैनिक तापांतर न्यूनतम दैनिक तापांतर होता है, जबकि जो महाद्वीपीय जलवायु है उसमें उच्च दैनिक तापांतर देखने को मिलता है। स्थल एवं जल का स्वभाव। स्थल और जल के विरोधी स्वभाव के कारण तापमान के वितरण में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। स्थलीय भाग जो है वो जलीय भाग की अपेक्षा शीघ्र गर्म तथा ठंडा हो जाता है। इसी कारण से स्थल तथा जल पर सूर्य ताप की समान मात्रा मिलने पर भी स्थल का तापमान जल से अधिक होता है। इसके पीछे कई कारण बताए जा सकते हैं, जैसे स्थलीय भाग में सूर्य की किरणें मात्र 1 मीटर तक ही प्रविष्ट हो पाती है, क्योंकि भूमि सौर किरणों के लिए अपारदर्शी होती है, जबकि जल में कई मीटर तक प्रवेश करती है, 20 मीटर तक। सागर तल से 20 मीटर के गहराई वाला भाग इसी कारण फोटिक जोन कहलाता है। परिणाम स्वरूप स्थलीय भाग आसानी से गर्म हो जाता है, क्योंकि जो सूर्य के विकिरण किरण है वो स्थलीय भाग में अधिक गहराई तक नहीं प्रविष्ट नहीं हो पाती, जिसके कारण ऊपरी भाग जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि सागरीय भाग में वो 20 मीटर तक जाती है, इसलिए वो धीरे धीरे गर्म होगा। धरातलीय पतली परत से ऊष्मा का उत्सर्जन भी उतनी शीघ्रता से संपन्न होता है, जिसका कारण शीघ्रता से ठंडी हो जाती है
और इसके विपरीत जो जलीय भाग है वहाँ सूर्यताप की उतनी मात्रा को अधिक जल राशि को गर्म करना पड़ता है, क्योंकि सौरिक किरणें सागरीय जल में अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट होती है। इस कारण सागरीय जल देर से गर्म होता है और ठंडा होता है। स्थलीय भाग पर ऊष्मा एक स्थान पर केंद्रित होती है, क्योंकि स्थल स्थायी होता है, अतः परिचालन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण एवं पुनर्वितरण मंद गति से संपन्न होता है। दूसरी तरफ जो सागरीय जल है वो गतिशील होता है, और सागरीय जल का ऊपरी भाग सूर्यताप में गर्म होने के बाद हल्का होकर अन्यत्र स्थानांतरित हो जाता है तथा नीचे से ठंडी जल राशि का आगमन हो जाता है, जिससे कि सूर्य की किरणों को गर्म भी करना पड़ता है। इस तरह सागरीय जल में धाराएं, लहरें, ज्वार भाटा इत्यादि गतियाँ ऊष्मा को स्थानांतरित करती रहती है, जिससे सागरीय जल भाग के गर्म होने की अवधि लंबी हो जाती है। सागरीय भाग में वाष्पीकरण अधिक होने से सूर्यताप की अधिकांश मात्रा खर्च हो जाती है, अतः सागरीय भाग को आवश्यकता से कम ऊष्मा प्राप्त होती है, जबकि स्थलीय भाग पर अपेक्षाकृत कम वाष्पीकरण होता है। स्थलीय भाग की अपेक्षा जलीय भाग की विशिष्ट ऊष्मा 1 ग्राम तत्व के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, अधिक होती है, क्योंकि जल का सापेक्षिक घनत्व स्थल के सापेक्षिक घनत्व से कम होता है। स्थलीय सतह की तुलना में सागरीय सतह का अल्बिडो अधिक होता है, अर्थात स्थलीय सतह की तुलना में सागरीय सतह से सौर विकिरण का अधिक प्रत्यावर्तन होने से जलीय भाग को कम सूर्यताप मिल पाता है। सागरीय भाग अधिकतर मेघाच्छादित रहते हैं, अतः स्थलीय भाग की तुलना में कम सूर्यताप प्राप्त करते हैं। धरातलीय विशेषताएं। हिमाच्छादित सतह से सौरिक विकिरण के अधिक मात्रा में परावर्तित हो जाने से कम ऊष्मा मिलने से तापमान कम होता है, जबकि रेतीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में सौरिक विकिरण का अधिक अवशोषण होने से तापमान दिन में अधिक होता है। सौरिक ऊर्जा का हिम 70 से 90%, घास वाले भाग 14 से 37%, काली मिट्टी 8 से 14%, कोणधारी वन 10% परावर्तन कर देते हैं। वनस्पति से आच्छादित भाग में अधिक ऊष्मा वृक्षों द्वारा प्राप्त जल के वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है, जिस कारण सतह का तापमान ऊंचा नहीं हो पाता। धरातलीय ढाल। धरातलीय ढाल का वह भाग जो सूर्य की ओर सूर्य उन्मुखी है अपेक्षाकृत अधिक सूर्यताप प्राप्त करता है, क्योंकि सौरिक किरणें लगभग सीधी पहुंचती है। अतः जो सूर्य उन्मुखी ढाल है उस पर सूर्य विमुखी ढाल की अपेक्षा अधिक तापमान होता है। प्रचलित पवन अपने क्षेत्र से चलकर प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन लाती हैं। जैसे निचले अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर चलने वाली हवाएं तापमान अधिक तथा उच्च अक्षांशों से निचले अक्षांशों की ओर चलने वाली हवाएं तापमान कम कर देती है। सागरीय भागों में स्थलीय भाग की ओर चलने वाली हवाएं वहां पर सागरीय प्रभाव लाती है, जिससे तापांतर कम हो जाता है। इसी प्रकार पर्वतों के ऊपरी भाग से आने वाली हवाएं घाटियों में तापमान नीचा कर देती है। शीतोष्ण चक्रवातों के आगमन के समय तापमान ऊंचा तथा चले जाने के बाद अचानक कम हो जाता है। गर्म जो सागरीय धाराएं हैं के ऊपर से आने वाली हवाएं हैं वो तटीय भागों का तापमान ऊंचा कर देती हैं, जबकि ठंडी जो धाराओं के संपर्क में आने वाली हवाएं तटीय भाग में तापमान कम कर देती हैं। इसी प्रकार स्थायी जो ग्रह हुए हैं व्यापारिक पछुआ ध्रुवीय अपनी विशेषताओं से प्रभावित क्षेत्र के तापमान में अंतर लाती है। महासागरीय धाराएं गर्म अक्षांशों से चलने वाली गर्म धाराएं शीतोष्ण तथा शीत कटिबंध में तटीय भागों में औसत से तापमान अधिक कर देती है। जैसे गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा यूरोसियर जापान तथा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर अधिक ऊष्मा करती है। लेब्राडोर और पेरू तथा कैलिफोर्निया की जो धाराएं हैं वो ठंडी होने के कारण प्रभावित क्षेत्रों में तापमान को नीचा कर देती हैं, और जहाँ गर्म तथा ठंडी धाराएं मिलती है वहाँ पर कोहरा उत्पन्न हो जाता है। मेघाच्छन्न क्लाउड कवर। आकाश में बादलों की स्थिति, जैसे बादल का आवरण का प्रतिशत, बादलों का प्रकार तथा उनकी मोटाई स्थानीय दैनिक तथा मौसमी तापमान को प्रभावित करती है, जिससे तापांतर निर्धारित होता है। बदली वाली रात अर्थात क्लाउडेड नाइट के समय बादल रहित रात की तुलना में तापमान अधिक रहता है। इसी तरह बादल रहित रात एवं दिन की अपेक्षा बादल सहित रात एवं दिन गर्म होते हैं।
यह स्थिति इसलिए होती है कि बादल धरातलीय सतह से होने वाले बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को अधिकांश मात्रा का अवशोषण कर लेते हैं तथा उसे पुनः धरातल की ओर प्रतिलोम प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया द्वारा वापस लौटा देते हैं। इस प्रकार धरातलीय सतह से ऊष्मा का क्षय अवरुद्ध होता है और उसके फलस्वरूप धरातलीय सतह उसके ऊपर स्थित बाउंड्री एयर लेयर गर्म रहती है। इसके विपरीत जिस रात में बादल खुला आकाश रहता है उस स्थिति में धरातलीय सतह से ऊष्मा का क्षय अबाध गति से होता रहता है। बादलों के अभाव में प्रवेशी लघु तरंग विकिरण दिन में आसानी से धरातलीय सतह तक सीधे पहुंचते हैं और धरातल को शीघ्र गर्म होने से तापमान बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप दैनिक तापांतर अधिक होता है। मेघाच्छादन की स्थिति में दैनिक तापांतर कम होता है परंतु मेघ रहित आकाश की स्थिति में दैनिक तापांतर अधिक होता है। आगे की क्लास में हम तापमान के लंबवत वितरण, तापीय प्रतिलोमन और तापमान के क्षैतिज वितरण के बारे में अध्ययन करेंगे।